हेलो फ्रेंड्स, एराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील विष्णु आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्री बीएसटीसी 2023 को लेकर एक नए उमंग, जोश, जुनून के साथ आप सबके बीच में आए हैं। इस क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि विषय से संबंधित चर्चा करेंगे। शिक्षण अभिरुचि का प्री बीएसटीसी में कितना वेटेज है, शिक्षण अभिरुचि के तहत कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे संबंधित प्री बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शिक्षण अभिरुचि क्या है और टोटल कितने क्वेश्चंस प्री बीएसटीसी में आने की संभावना है और हम उस क्वेश्चन को कितना टारगेट कर सकते हैं, मतलब कितने अंक ला सकते हैं। तो शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अभ्यर्थी के मानसिक व्यवहार या मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है कि वो क्या सोचता है। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन करते वक्त अगर हम पॉजिटिव वे से सोचेंगे तो लगभग इस सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, मतलब टोटल 150 अंक का वेटेज रहता है, जो टोटल 1/4 इसका वेटेज है। क्योंकि प्री बीएसटीसी का पेपर 600 अंक का होता है, तो जिसमें से 150 अंक की शिक्षण अभिरुचि पूछी जाएगी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभ्यर्थी सबसे ज्यादा मार्क्स ला सकता है। आप 150 में से 130 तक लाने का टारगेट रख सकते हो। और यदि आप मेरी क्लास शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे तो ये आपके लिए एक नॉर्मल सा काम हो जाएगा कि आप 130 कैसे लाओगे। क्योंकि शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आंसर देते वक्त पॉजिटिव माइंड ही रखना है। पॉजिटिव वे से यदि आप सोचोगे क्वेश्चन के बारे में, चाहे क्वेश्चन नेगेटिव क्यों न हो, क्वेश्चन में नई ना वर्ड का क्यों न इस्तेमाल हो गया हो, लेकिन आपको उसका उत्तर हमेशा पॉजिटिव वे में सोचना है। जितना आप पॉजिटिव वे में सोचोगे उतने आपके मार्किंग ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब हम इसकी मार्किंग देखें तो इसकी मार्किंग किस प्रकार रहती है, हम बात करें तो इसमें ऑप्शन ऐसा नहीं है कि बाकी क्वेश्चन में, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक ऑप्शन सही होता है और बाकी 3 गलत होते हैं, जबकि इसमें उल्टा है। इसमें 3 ऑप्शन तो सही होंगे और 1 होगा वो गलत होगा। 3 कैसे सही है तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सटीक आंसर होगा, जिसके हमें 3 मार्क्स मिलेंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो थोड़ा सही होगा, जिसके हमें 2 मार्क्स मिलेंगे। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो ठीक ठीक होगा, उससे सही भी नहीं कहा जा सकता, गलत भी नहीं कहा जा सकता, तो उसका हमें 1 मार्क्स मिलेगा। और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, जो इस क्वेश्चन के बिल्कुल विपरीत है, तो उसका हमें 0 मार्क्स मिलेगा। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इस भाग में जो 50% है शिक्षण अभिरुचि के, तो हम प्रत्येक क्वेश्चन में मान लो थोड़ा सही वाला आंसर करें तो भी 100 नंबर तो आएंगे। उसमें से कुछ पर्सन ऐसे भी होंगे जिसमें हमारे सटीक आंसर आएंगे और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सही थोड़ा गलत, जो थर्ड ऑप्शन है वो भी हो सकता है। तो हम एवरेजन मान के चले तो अपन 150 में से 120 से 130 अंक ला सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये होगा कि यह इसमें कैसे संभव है। तो प्री बीएसटीसी का पैटर्न शुरुआत से भी यही रहा है। जैसे हम बात करें तो एक क्वेश्चन है कि एक बच्चा क्लास में देरी से आता है,
तो आप शिक्षक होने के नाते उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। अब फर्स्ट ऑप्शन है इसका, कारण जानेंगे। सेकंड ऑप्शन है दंड देंगे। थर्ड ऑप्शन है 100 रुपए या फिर जुर्माना वसूलेंगे। और फोर्थ ऑप्शन है जैसे क्लास में पीछे की पंक्ति में बिठाएंगे। तो यह क्वेश्चन है आपके सामने कि एक बच्चा क्लास में देरी से आता है तो आप शिक्षक होने के नाते उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। यह एक शिक्षण अभिरुचि शिक्षण अधिगम का क्वेश्चन है। तो आप कारण जानेंगे कि वो लेट क्यों आया है, उसका देरी होने का क्या कारण है, या फिर आप उसे दंड देंगे, जुर्माना वसूलेंगे, या फिर क्लास में पीछे की पंक्ति में बिठाएंगे। तो इसका सटीक आंसर रहेगा कारण जानेंगे कि उसके देरी का आने का कारण क्या है। तो अपन जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आएंगे तो अपन को 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब इसके बाद मान लो मेरे दिमाग में ये आया ही नहीं, कारण जानेंगे ये कोई ऑप्शन नहीं है, मैं ये मान के चलूं कि कारण अपन को क्या करना, टीचर ऐसा सोच रहा है कि ये क्यों लेट आया, मेरे को कोई मतलब नहीं, मुझे उसे दंड देना है, या फिर मैं उसे क्लास में पीछे की पंक्ति में बिठाऊंगा। तो उत्तर देते वक्त शिक्षक ने या फिर मैंने यह सोचा कि शिक्षक यह सोच रहा है, शिक्षक के माइंड में नेगेटिव है कि मैं उसे दंड दूंगा, तो वो कोई एक सटीक आंसर नहीं हुआ। शिक्षक सोच रहा है क्लास में पीछे की पंक्ति में बिठाऊंगा, तो ये इसका थोड़ा सही, सटीक तो नहीं कह सकते क्योंकि सटीक तो कारण जानेंगे होगा, थोड़ा सही। तो ये अपन सिलेक्ट करते हैं तो इसके अपन को 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद अपन बात करें कि शिक्षक के मन में दंड देना, यह भी थोड़ा सही। आखिर दंड देना हम सही तो नहीं कह सकते, लेकिन इस वजह से ये सही है क्योंकि हम किसी भी स्थिति में छात्र से जुर्माना नहीं वसूल सकते, कोई भी शिक्षक छात्र से जुर्माना नहीं ले सकता, तो यह तो गलत है। दंड देना अपन को गलत लग रहा है लेकिन यह तो उससे भी गलत है, तो इसके तो 0 मार्क्स फिक्स है। अब बाकी बच्चा दंड देना, तो उसमें 1 मार्क्स। इस तरह शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग सिस्टम होती है कि आप किस लेवल का सोचते हो, आपके सोचने का तरीका क्या है। आप उस शिक्षक की जगह खुद को रखकर सोचोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, शिक्षण अभिरुचि में कुल कितने टॉपिक्स है, इसका सिलेबस क्या है। तो हम शिक्षण अभिरुचि की बात करें तो शिक्षण अभिरुचि में कुल 6 टॉपिक्स है। प्री बीएसटीसी के सिलेबस में शिक्षण अभिरुचि में कुल 6 टॉपिक्स है, जिसमें से पहला सामाजिक परिपक्वता, दूसरा नेतृत्व, तीसरा संप्रेषण, चौथा व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पांचवा अंतर्वैयक्तिक संबंध और छठा सजगता। अब यह मेन टॉपिक है जिसके अंतर्गत अधिगम या फिर व्यवहारशीलता, एक नॉर्मल रूप से बात करें तो अपनी जो भी साइकोलॉजिकल टॉपिक्स है वो इसी के अंतर्गत आएंगे। यह मुख्य टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि के जो प्री बीएसटीसी के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो आज हम हमारा फर्स्ट टॉपिक सामाजिक परिपक्वता, इसको लेके चलेंगे। तो सामाजिक परिपक्वता का मतलब देखा जाए तो क्या है, सामाजिक रूप परिपक्व मतलब तैयार होना,
माइंडली, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार होना परिपक्व कहलाता है। अब सामाजिक परिपक्व है ना, सामाजिक मतलब सामाजिक, अपना आसपास का वातावरण, अपने आसपास के लोग, अपना समुदाय, सामाजिक रूप से। इसका अगर अपन परिभाषा देखें तो व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन कर सके, अर्थात विभिन्न पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास इस प्रकार करना होगा कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके। सामाजिक रूप से परिपक्व होना मतलब आप कहीं जा रहे हो, कहीं लड़ाई हो रही है, आपको वहां संतुलन करना है, उनके साथ व्यवहार करना है। दूसरी बात, आप कहीं जा रहे हो, कहीं खुशी का माहौल है, उनके साथ आप किस प्रकार से व्यवहार करते हो, उनके साथ किस प्रकार के समायोजन कर सकते हो। आपका किसी के साथ बहस होगी, चाहे सामने वाला गलत हो या आप गलत हो, उस स्थिति में आप किस प्रकार व्यवहार कर सकते हो, समायोजन, संतुलन कर सकते हो, वो आपका सामाजिक परिपक्व कहलाता है। कि आप समाज के साथ किस तरह बात कर सकते हो, किस तरह घुल मिल सकते हो, तो वो सामाजिक परिपक्व के अंतर्गत आता है। अब सामाजिक परिपक्व को आगे देखें तो सामाजिक परिपक्वता के 4 पक्ष है। 4 तरह से सामाजिक रूप से हम परिपक्व हो सकते हैं। पहला, शारीरिक। शारीरिक रूप से परिपक्व होने का मतलब है कि हम किसी से बात कर रहे हैं, बात बहस तक बढ़ गई, या फिर किसी से बात कर रहे हैं तो हम किस स्थिति में, किस तरीके से बात कर रहे हैं, चाहे कोई अपन से छोटा व्यक्ति हो, बड़ा हो, अपन के बात करने का तरीका, शारीरिक रूप से हम उसके सामने किस तरह से पेश आ रहे हैं, तो वो हमारा शारीरिक पक्ष होगा। मानसिक, बात क्या कर रहे हैं उसके सामने, चाहे सामने वाला हमसे किसी भी प्रकार से व्यवहार करे, चाहे वो नॉर्मल व्यवहार करे, गुस्सेल प्रवृत्ति में व्यवहार करे, बहसबाजी करे, लेकिन हम मानसिक रूप से क्या सोच के उसके साथ बात कर रहे हैं। हम किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं तो हम उसके साथ क्या सोच रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो हमारा मानसिक। स्वयंगात्मक, कोई व्यक्ति आया बहुत गुस्से में, फिर हमारा स्वयं क्या है उसके प्रति, वो आते ही मान लो हमारे साथ लड़ाई शुरू करता है, हम उसके बारे में क्या विचार करते हैं, हमारा उनके प्रति स्वयं क्या रहता है, वो होता है स्वयंगात्मक मानसिक। यह जो तीनों पक्ष है ये आनुवंशिक रूप से अपने जनक से प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार से हमारे जनक का व्यवहार है शारीरिक, मानसिक और स्वयंगात्मक रूप से, उसी तरह ही हमारा व्यवहार होगा। तो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो किसी बच्चे के माता पिता यदि शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर या अष्टपुष्ट है तो स्पष्ट देखा जाता है कि उनकी संतान भी शारीरिक रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से कमजोर या अष्टपुष्ट होगी। अगला टॉपिक देखें, चौथा पक्ष, सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष आनुवंशिक रूप से प्राप्त नहीं होता है। हमने स्पष्ट अपने आसपास में यह देखा है कि किसी भी व्यक्ति जो समाज में बैठता है, समाज में उठता है, समाज के साथ रहता है, वो नशे का विरोध करता है, गलत कृत्यों का विरोध करता है, लेकिन हमने यह भी देखा है कि उनकी संतान होगी वो नशे में लिप्त हो सकती है, वो गलत कृत्यों में अपना समर्थन दे सकती है। तो यह जो सामाजिक पक्ष है वो सामाजिकरण के द्वारा ही सीखा जा सकता है। हम समाज से क्या सीखते हैं, हम अपने रीति रिवाजों से क्या सीखते हैं, हम जो हमारी प्रथाएं हैं, हमारे घर में विवाह होते हैं, उत्सव होते हैं, उनकी जो घटनाएं कुछ भी हो, उनसे हम क्या सीखते हैं, वो हमारा सामाजिक पक्ष कहलाता है। तो सामाजिक पक्ष की बात करें तो अब सामाजिक पक्ष किस प्रकार तैयार होता है, सामाजिकरण होता कैसे। तो हम जैसे सामाजिकरण की बात करें तो सामाजिकरण या सामाजिक पक्ष जिसके द्वारा बालक समाज की गतिविधियां सीखता है और उन विधियों को अपने जीवन का एक अंग बना लेता है। अब इसमें एक शब्द आया है, समाज की गतिविधियां।
समाज की गतिविधियों से मतलब है सामाजिक उत्सव, रीति रिवाज, धार्मिक उत्सव और अपनी प्रथाएं। यह जो 4 पॉइंट है इनका समाज की गतिविधियों से सीधा संबंधित है, क्योंकि यही अब समाज में कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती है। यहां तो कोई सामाजिक उत्सव होगा, सम्मेलन होगा, हम उसमें भाग लेते हैं, उनसे क्या सीखते हैं, या फिर हमारे समाज के रीति रिवाज, हमारे समुदाय के रीति रिवाज, हमारे परिवार के रीति रिवाज, या फिर कोई धार्मिक उत्सव, हमारे समाज के मेले, मंदिर है, या फिर जिस भी समाज के, चाहे वो मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर प्रथा, जो पुरानी प्रथाएं चलती आ रही है, तो उनके बारे में हम ज्ञान अर्जित करके हम क्या सीखते हैं, यही सामाजिकरण कहलाता है। अब आगे बात करें तो सामाजिकरण के प्रशिक्षण की विद्या, हम सामाजिकरण कैसे सीख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने संतान में सामाजिकरण कैसे प्रबल कर सकता है, उसे कैसे सिखा सकता है। तो फर्स्ट विधि है उपदेश द्वारा शिक्षण। उपदेश द्वारा शिक्षण मतलब आप उसे किसी भी कथा, सत्संग या फिर एक सम्मेलन में, जो भी अपन देखे तो स्टेज फंक्शन होते हैं, कोई सम्मेलन आयोजित होता है, तो उसके द्वारा सामाजिकरण हो सकता है। तो हम उससे शिक्षण लेके कैसे सीख सकते हैं। दूसरा है अनुकरण। अनुकरण का सीधा मतलब देखा जाए तो कोई भी सक्सेस आदमी, बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी, चाहे वो बड़े पद पे हो, चाहे वो समाज में अच्छा काम कर रहा हो, उनका अनुकरण करके भी सामाजिकरण सीखा जा सकता है। वो क्या करते हैं उनके पीछे। तीसरा है पहचान। पहचान का स्पष्ट रूप देखा जाए तो छोटे बच्चों को जब आज भी पूछा जाता है, चाहे छोटे हो बड़े हो, कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो कहता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं आरएस बनना चाहता हूं। तो ये क्या है, यह एक उनकी पहचान है, वो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो पहचान बनाना भी एक सामाजिकरण है, पहचान बनाने का जुनून भी सामाजिकरण है। तो पहचान अनुकरण से बनाई जा सकती है, पहचान उपदेश द्वारा शिक्षण के दौरान बनाई जा सकती है। उपदेश द्वारा शिक्षण, उपदेश कौन देता है? जो पहले से सक्सेसफुल होता है, उसकी पहचान होती है, वही तो उपदेश देता है। आम आदमी का उपदेश तो आज कोई सुनता नहीं है। तो उपदेश द्वारा शिक्षण, पहचान, अनुकरण, पहचान। तो पहचान बनाने के लिए हम किसी का अनुकरण भी कर सकते हैं, हम उपदेश द्वारा भी पहचान बनाने का जुनून ले सकते हैं। और चौथा पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार एवं दंड की बात करें अपन पुरस्कार एवं दंड की बात करें तो पुरस्कार देकर भी सामाजिकरण किया जा सकता है। कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अगर हम उसको हौसला अफजाई करें तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो पुरस्कार देकर भी हम उसमें सामाजिकरण का परिपक्व कर सकते हैं। और एक लास्ट टॉपिक है जो दंड, लास्ट शिक्षण विधि है। तो दंड एक स्पष्ट रूप से देखा जाए तो सामाजिकरण की कोई अच्छी विधि नहीं है। दंड देना कोई सही कार्य नहीं है। दंड उसी स्थिति में दिया जाता है जब वो गलत कार्य कर रहा हो, और वो गलत कार्य कर रहा हो मतलब सामाजिकरण नहीं कर रहा है। पहले तो हमें दंड देने का कारण जानना चाहिए, उसके गलत कार्य करने का कारण जानना चाहिए, वो गलत काम क्यों कर रहा है उससे समझाना चाहिए,
उस कारण के प्रति हमारा क्या विचार रहेगा, तो उससे संबंधित फिर भी अगर वो गलत है, उसका कारण भी गलत है, तो वो दंड देना वहां सही है। अन्यथा किसी भी परिस्थिति में कारण जाने बिना किसी को दंड देना सामाजिकरण की एक विधि नहीं है। तो अपन सामाजिकरण के प्रशिक्षण के लिए इन 4 विधि का उपयोग कर सकते हैं। अगले टॉपिक में देखें तो सामाजिकरण परिपक्व तो सामाजिक अभिकरण। सामाजिक अभिकरण को देखा जाए तो सामाजिक अभिकरण से तात्पर्य बालक के आसपास के वातावरण, लोगों के व्यवहार व दृष्टिकोण से संबंधित है। बालक कहाँ रहता है, उसके आसपास का वातावरण क्या है, उसका व्यवहार कैसा है, उसके साथ रहने वाले लोगों का व्यवहार कैसा है, और उसकी सोच, उसका दृष्टिकोण कैसा है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सामाजिक अभिकरण से तात्पर्य बालक के आसपास के वातावरण से, तो बालक इसमें केंद्र बिंदु है। लोगों के व्यवहार से है। अब मेन केंद्र बिंदु इसमें बालक इसलिए आ जाता है कि हम बालक के सामाजिक अभिकरण की बात करते हैं। तो इसके प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक रूप से देखा जाए तो परिवार। जब बालक जन्म लेता है, 2-3 साल का हो जाता है, तो इसमें सामाजिक अभिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, सामाजिकरण शुरू हो जाता है। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, रिश्तेदार, मित्रों और विभिन्न प्रकार के उत्सव, इनसे बालक बहुत कुछ सीखता है। अपने बड़े या छोटे भाई के साथ उसका कैसा व्यवहार है, अपने रिश्तेदारों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, अपने मित्रों के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, वो पारिवारिक उत्सव से क्या सीखता है, उसके प्रति उनकी क्या सोच है। तो यह सामाजिक अभिकरण के प्राथमिक स्रोत है। और दूसरी ओर देखा जाए तो द्वितीयक स्रोत में शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, विद्यालय। जैसे बालक 5 साल का हो जाता है तो वो स्कूल में जाना स्टार्ट करता है, तो स्कूल में क्या सीखता है, समाज के बारे में, अपने स्कूल सहपाठी, टीचर के प्रति उसका कैसा व्यवहार है, उसका पढ़ाई के प्रति कैसा व्यवहार है, पढ़ने में वो किस तरह है, तो वो भी एक सामाजिकरण का हिस्सा है। दूसरा धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाओं की बात करें तो गुरुकुल, कोई आश्रम जिसमें बालक अगर जाता है तो उसके प्रति उसका क्या व्यवहार है, उसके प्रति उसकी क्या सोच है और उनसे वो क्या सीखता है, तो वो सामाजिक अभिकरण का हिस्सा है। तीसरा राजनीतिक संस्थाएं, जो पार्टियां हैं उनके प्रति उनकी क्या सोच है, राजनेताओं के प्रति उनकी क्या विचार है, उनसे वो क्या सीखता है, तो वो भी एक सामाजिक अभिकरण का हिस्सा है। और चौथा है सांस्कृतिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्था की बात करें तो हमारे रीति रिवाज, हमारी प्रथाएं, इनसे वो क्या ज्ञान अर्जित करता है, इनके बारे में वो क्या सोचता है, क्या विचार लेता है इनके बारे में, तो वो भी सामाजिक अभिकरण का एक हिस्सा है। तो इस क्लास में हमने बालक के सामाजिक परिपक्व, सामाजिक अभिकरण के पक्ष, सामाजिक प्रशिक्षण की विधियों के बारे में बात की थी। अगली क्लास में हम सामाजिक अभिकरण हेतु बालक के लिए शिक्षक की क्या भूमिका है, एक टीचर सामाजिकरण में कितना महत्वपूर्ण है, वो बच्चों के सामाजिकरण में अपना कितना योगदान दे सकता है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम सामाजिक परिपक्व टॉपिक के जो अगले भाग है उनकी 1-2 क्लास और फिर लगभग 40 से 50 क्वेश्चन की एमसीक्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जिससे हमारे इस टॉपिक को साथ साथ में कवर हो जाए। आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखें, हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि बीएसटीसी के जो 50 क्वेश्चंस का यस भाग है, इसमें से कम आपके 45 क्वेश्चन 3 मार्क्स के साथ सही हो। प्रत्येक क्वेश्चन में आपके 3 मार्क्स आए, मतलब 135 के आसपास आपके मार्क्स आए। तो आप क्लास को पूरा देखें। इस स्लाइड्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
इसके अलावा हमारे ऐप पे भी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत जल्द आपको टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप प्ले स्टोर से एराइज क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।